इंश्योर भी किया, रेखांकित भी किया कि बिना अच्छी सिविल सर्विसेज के हम इस देश को वैसा नहीं बना पाएंगे जैसा बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो आईसीएस के अधिकारी थे ब्रिटिश काल के, जब संविधान लिखा गया तो उनका बहुत दबाव था, उनके बिना शासन चल नहीं सकता था। उन्होंने दबाव बनाया कि हमें नए संविधान के तहत स्थान दिया जाए। और उस समय राजाओं को, रजवाड़ों को चिंता क्या थी कि कल को हमारा राज्य छीन न लिया जाए। आईसीएस अधिकारियों को चिंता क्या थी, कल को हमारे अधिकार कम ना हो जाए। वो तो लाट साहब थे उस समय। संविधान बनाते हुए बहुत समझौते करने पड़े हमारे संविधान सभा को। एक समझौता ये करना पड़ा कि कुछ बड़े राज्यों को ग्रुप बी स्टेट बनाना पड़ा कि भाई आपका राज्य अलग किस्म का होगा, आपके प्रमुख को राज प्रमुख की पदवी मिलेगी, आपकी अपनी सेना होगी। बहुत सारे समझौते करने पड़े कि बस तुम भारत में आ तो जाओ, एक बार आ जाओ बस। वो आ गए, संविधान में लिख गया तो भरोसा हो गया संविधान में लिखा हुआ तो कोई दिक्कत है नहीं। और नेहरू जी और पटेल एकदम क्लियर थे कि एक बार आ जाए फिर देखेंगे बाद में इनको, और लेके आ गए। उनके लिए विशेष संविधान का एक प्रावधान बनाया गया, आर्टिकल 242 मेरे ख्याल से बनाया गया था स्पेशल। और भाग ख के राज्य, पार्ट बी स्टेट्स बोलते थे, उनको बनाया गया। मतलब देश की सेना भी है, राज्य की सेना भी है। अब किसी राज्य में सेना नहीं, आपको पता होगा, लेकिन उस समय राज्यों में सेनाएं थी उस समय। और राज्यों के प्रमुखों का अधिकार था, उनका नाम क्या था, राज प्रमुख। सरकार के खजाने से बहुत बड़ा पैसा मिलता था उनको, प्रीवी पर्स कहते थे उनको उस समय। लेकिन सरकार क्लियर थी। ऐसे आईसीएस वाले बोले कि हमें भाई ठीक से सिस्टम में लाओगे तो हम आएंगे, वरना हम भाग जाएंगे यहां से, हम काम नहीं करेंगे। और उनके बिना सिस्टम चले कैसे उस समय। तो संविधान में अनुच्छेद 310, 311, 312 शामिल किए गए। और ये अनुच्छेद सिविल सेवकों को आईसीएस और आईपी, जो उस समय था इंडियन पुलिस, लिखा है 312 में कि एक ऑल इंडिया सर्विस आईएएस होगी, एक ऑल इंडिया सर्विस आईपीएस होगी, और आईसीएस के सभी अधिकारी आईएएस माने जाएंगे, आईपी के सभी अधिकारी आईपीएस माने जाएंगे। और 311 में उनको इतनी सुरक्षाएं दी गई हैं कि उनको हटाना लगभग नामुमकिन है। इन सारी एश्योरेंसेस के बाद संविधान पास हो। संविधान लिखना मजाक नहीं होता है। आप 6 लोग मिलकर अपने हॉस्टल का संविधान लिख के देखिए, समझ में आ जाएगा। सहमति नहीं बनती है, बहुत झगड़े होते हैं। संविधान लिखना इतनी बड़ी कवायद थी। 7वें संविधान संशोधन में नेहरू जी ने भाग ख राज्यों को संविधान से हटा दिया और वो सारे राज्य भाग क सामान्य राज्य बन गए। खूब चिल्लाए राजे रजवाड़े, पर वो तो तय था, एक लोकतंत्र में राजा क्यों चलेंगे, उन्हें खत्म होना ही पड़ेगा। समय जब बदलता है तो समय बदलने के साथ चीजें बदलती हैं, बदलनी चाहिए। आगे चलकर इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को भी हटा दिया संविधान संशोधन करके, सब बराबर हो गए। आईसीएस के मामले में सरकार कुछ खास कर नहीं पाई। और वो आईसीएस जो लाट साहब थे, भाई गाड़ी में चल रहे हैं, 25-30 गाड़ियां चल रही हैं, लाल बत्ती वाली टाई 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 करते हुए। आईसीएस गांव जाएगा? लाट साहब है, गांव का आदमी आएगा आईसीएस के पास? आईसीएस क्यों गांव जाएगा? और उस समय का आईसीएस जब जिला संभालता था, ध्यान रखना है, उस समय के जिले आज के छोटे राज्यों के बराबर साइज के थे, बहुत बड़े जिले हुआ करते थे। और जिले के प्रमुख के पास जिला जज का काम भी होता था। वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं था, वो जुडिशियल हेड भी था। सारी पावर्स एक व्यक्ति में, आईसीएस। और वो लाट साहब, उस लाट साहब से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आम आदमी की सहायता करो भाई। वो आम आदमी के मोहल्ले में जाने के मूड में नहीं। वो कहते हैं कि मोहल्ले को यहां बुलाओ बात करने के लिए, वो जाने को तैयार नहीं है। तो कैसे एक ऐसा देश जो आम आदमी को साथ लेके चलना चाह रहा है, कैसे इस आईसीएस के माध्यम से आगे बढ़ेगा? और इसलिए उस दौर के बहुत सारे कवियों ने इन सिविल सर्वेंट्स के बारे में खूब खराब खराब लिखा है। एक कवि मुक्तिबोध नाम के हुए, शायद आपने नाम सुना होगा। मुक्तिबोध ने कविता लिखी अंधेरे में, जिसका मतलब है कि देश अंधेरे में डूबा हुआ है। और उसमें ऐसा लगता है कि सिविल सेवकों के बारे में लिख रहे हैं। एक शब्द होता है उदरंभरी, जिसका मतलब है पेट भर गया है। और वो क्या लिख रहे हैं? उदरंभरी बन अनात्म बन गए, पेट भर गया तो आत्माहीन हो गए।
भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तो। ये नाराजगी है उस कवि की जो सिविल सेवकों के व्यवहार से बहुत परेशान है। ये स्पेसिफिकली सिविल सेवक के बारे में नहीं है, लेकिन इसको पढ़ के लगता है कि वो उस समय के सिविल सेवकों को भी कह रहे हैं। और एक दूसरा कवि तो इतना नाराज है, आदम गोडवी साहब तो इतने नाराज हैं उस समय के शासकों से। वो तो मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, ब्यूरोक्रेट से, कलेक्टर से, सबसे नाराज रहते थे। और कह रहे कि तुमने समाज को देखा है कभी कि समाज कैसा होता है? कलेक्टर की हवेली में बैठे तुम समाज देखना चाह रहे हो, एक बार मेरे साथ निकलो, देखो कि अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं, उनकी जिंदगी कैसी है, उनका मोहल्ला देख तो लो भाई। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको, चलो मेरे साथ। चलो भाई, तुम लाट साहब बने बने महल में बैठे बैठे शासन चलाओगे, आम आदमी का घर भी नहीं देखोगे, मोहल्ला भी नहीं देखोगे, और कहोगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे भाई कुछ काम तो करो, आम आदमी से मिल तो लो, देख तो लो। और उस समय के कलेक्टर क्या करते थे, आईएएस अधिकारी बहुत सारे फाइलों में अच्छी अच्छी बातें, यहां गए बांध बन गया है जो बना ही नहीं, खेतों में हरियाली है जो है ही नहीं, सब फाइलों में चल रहा है। और इसी पर व्यंग्य करते हुए पदम ने फिर लिखा, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, ये सच नहीं है। और अगर तुम फाइलों वाले सिविल सर्वेंट हो ना, तुम्हारी फाइलों में कुछ भी लिखा हो, उन फाइलों से देश नहीं सुधरता है, समाज नहीं सुधरता है। इसलिए हमें वो सिविल सेवक चाहिए जो आम आदमी के पास जा सकते हो, जिनमें कंपैशन हो, करुणा हो, संवेदना हो, समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए कमिटमेंट का भाव हो, डेडिकेशन का भाव हो। अगर आप वैसे सिविल सर्वेंट हो सकते हैं तो सिविल सर्वेंट होने का मजा है, वरना तो सत्ता के भूखे लोग हजारों लाखों दुनिया में हैं ही, एक आप या एक मैं भी हो जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। 1990 तक हमारी कोशिश यही रही, हमारे सारे प्रधानमंत्रियों ने, जब जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय भी ये बात बार बार आई कि भाई सिविल सेवकों को ना लोक सेवक बनना है, पब्लिक सर्वेंट बनना है, लाट साहब नहीं बनना है, आम आदमी के पक्ष में आना है। हमारी पूरी कोशिश क्या थी कि समाजवादी रास्ते पर चलते हुए आम आदमी तक वितरण मूलक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पहुंचाएं। जैसे पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो आम आदमी को ठीक से मिले, राशन ठीक से मिले। हमने रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई तो रिजर्वेशन ठीक से उस व्यक्ति को मिले जिसको मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि रिजर्वेशन के नाम पर लूट मच जाए और कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाएं और जिसको सच में देना था वो वहां तक पहुंच ही ना पाए, जो कि हमारे देश में कई पैमाने पर दिखता भी है कि जिस व्यक्ति के लिए रिजर्वेशन दरअसल हमने दिया उस तक पहुंचा कि नहीं, इस पर बात नहीं होती है। और हुआ क्या है, कुछ वंचित समूहों के अंदर अगड़े समूह बन गए हैं, सारा फायदा वो उठा लेते हैं, और जो सचमुच वंचित व्यक्ति है उसे आरक्षण मिला नहीं, समाज ने एक कोशिश की भी और उसका फायदा हुआ भी नहीं। और 1990 के बाद दुनिया चेंज हो गई। आप सब लोग मेरे ख्याल से 21वीं सदी के लोग हैं, 2000 के बाद पैदा हुए होंगे। 1990 में आकर एक बड़ा परिवर्तन आया जहां से सिविल सर्विसेज की भूमिका में भी बदलाव दिखना शुरू हुआ। अभी तक हमारी अपेक्षा सिर्फ इतनी थी कि कलेक्टर कैसा होना चाहिए। मैं कलेक्टर कह रहा हूं लेकिन इसका मतलब आईएएस भी होता है, आईपीएस भी होता, सब होते हैं। कि ऐसा व्यक्ति जो गरीबों से, वंचितों से मेलजोल कर सके, कंपैशनेट हो, उनकी समस्याएं समझे, नीतियां उनके पक्ष में बनाए, जो नीतियां हैं उनको उनका हितार्थी या लाभार्थी बनाए, बेनिफिशियरी बनाए, न्याय करे, ईमानदार व्यक्ति हो, प्रतिबद्ध व्यक्ति हो, ये अपेक्षा हमारी उस समय तक थी। क्योंकि उस समय तक प्रशासन बहुत कठिन काम नहीं था, उस समय तक प्रशासन बहुत टेक्निकल काम नहीं था। 1990 के बाद दुनिया अचानक चेंज हुई बड़े पैमाने पर। और ये चेंज क्यों हुआ? 20th सेंचुरी के बीच में 1950 के आसपास जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक बना, उस समय यूनाइटेड नेशंस बना, आईएमएफ बना, ये सब संस्थाएं बनी। धीरे धीरे एक विचार बदलना शुरू हुआ, एक विचारधारा पैदा हुई जिसको नियो लिबरलिज्म कहते हैं, नवोदारवाद कहते हैं। आपने शायद इसका नाम सुना होगा कई बार, आजकल खूब जिक्र आता है इस विचारधारा का। पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल फिलोसफी में टेक्निकली इसका नाम लिबर्टेरियनिज्म है, स्वेच्छातंत्रवाद है, जिसको
सामान्य भाषा में नियोलिबरलिज्म या नव उदारवाद कह देते हैं। आपने मिल्टन फ्राइडमैन का नाम शायद सुना हो या रॉबर्ट नॉजिक का नाम सुना हो, ये सब इस विचारधारा के प्रमुख लोग हुए। इन्होंने कहा कि अब तक हम राज्य और व्यक्ति का संबंध जिस रूप में देख रहे थे, अब उसको देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। पहले हम क्या मानते थे? कुछ लोग मानते थे कि भगवान ने राज्य बनाया है, व्यक्ति के लिए बनाया है। जैसे भारत में कौटिल्य ने ऐसा माना, पश्चिम में हीगल ने माना, पश्चिम में कई लोगों ने माना, अरस्तु ने माना, प्लेटो ने माना, कई लोगों ने माना। फिर कुछ लोग बोलने लगे नहीं, राज्य समझौते से बना है। आपने लॉक, हॉब्स, रूसो का नाम सुना होगा। इन लोगों ने एक कहानी गढ़ी कि सब लोग मिलके बैठे, समझौता किया तो राज्य बना। लेकिन नव उदारवाद ने इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया। उसने कहा कि व्यक्ति को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि राज्य का, पुलिस का, स्टेट का, सरकार का जो मन करेगा कर लेंगे व्यक्ति के साथ। ये कोई ठीक बात नहीं है। व्यक्ति के अपने अधिकार है। और ये बात क्यों आ रही है? क्योंकि उस समय फ्री मार्केट इकोनॉमी आ चुकी थी, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था आ चुकी थी। और मार्केट में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है? मार्केट में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर आप कभी भी एंटर कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। भाई आपका मन होगा कि मैं एक काम शुरू करना चाह रहा हूं, आप शुरू कर दीजिए, प्रचार कीजिए, सर्विसेज दीजिए, लोग पसंद करेंगे तो खरीद लेंगे। एक दिन आपको लगा मैं काम ठीक नहीं कर पा रहा हूं या नहीं करना चाहता हूं, आप बाहर निकल जाइए। फ्री मार्केट का मतलब क्या है? फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट। और कस्टमर के पास क्या मतलब है कि मैं आपसे लूं या आपसे लूं या आपसे लूं या किसी से ना लूं, मेरी मर्जी है। भाई मैं कौन से हॉस्पिटल में जाऊं, कौन सी दवाई लूं, मैं किस क्लिनिक के पास जाऊं, मैं कौन सा स्पोर्ट खेलूं, कौन सी संस्था के पास जाऊं, मेरी चॉइस है। और संस्थाओं के पास भी चॉइस है, कौन सी सर्विस दे, कौन सी ना दे। एक नया मॉडल आया और कहा गया कि इस मॉडल को हम गवर्नेंस पे या स्टेट पे भी तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या होगा? वर्ल्ड बैंक ने इसका जिक्र किया कि जो जो सेवाएं सरकार मुहैया कराती है, क्या जरूरी है कि सरकार ये मुहैया करवाए? क्या ये नहीं हो सकता कि उनमें से बहुत सारी सेवाएं जो स्ट्रेटेजिक महत्व की नहीं है वो निजी कंपनियां मुहैया करवाएं, या स्टेट और निजी कंपनियां मिलकर मुहैया कराएं, या दोनों कंपटीशन करते हुए मुहैया करवाएं? क्योंकि जैसे ही आप चॉइस देते हैं वैसे ही क्वालिटी बेहतर होने लगती है, कमिटमेंट बेहतर होने लगती है। ये ठीक वैसे कि आज से 25 साल पहले जब आप लोग नहीं थे, अगर आपको अपने घर में फोन लगवाना होता था अपने पेरेंट्स को, तो फोन लगवाने के लिए कम से कम 100 चक्कर काटने पड़ते थे। उसके बाद एक थका हुआ सा फोन घर पे आता था जो बार बार खराब होता था। उसको ठीक करवाना नया फोन लगवाने जितना मुश्किल होता था, क्योंकि चॉइस नहीं थी। एक ही सर्विस प्रोवाइडर था, उस पर कंट्रोल किसी का था नहीं। फिर एक दिन सरकार ने कहा कि भाई हम प्राइवेट कंपनियों को भी लेके आ रहे हैं। और प्राइवेट कंपनी ने फोन के सेटअप, चाहे वो लैंडलाइन हो चाहे मोबाइल फोन हो, वो सब लाने शुरू कर दिए। और आज हालत क्या है? आप में से 99% के पास प्राइवेट कंपनियों के फोन हैं और आप उनकी सुविधाओं से आमतौर पर खुश हैं। नहीं खुश हैं तो आपको बदलने की सुविधा है। आप अपना नंबर बनाए रखते हुए प्रोवाइडर को चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही आप उनको मैसेज करते हैं कि मैं नंबर प्रोवाइडर चेंज करना चाह रहा हूं, नंबर सेम रखते हुए, वो 50 बार आपको फोन करके माफी मांगते हैं आपसे। आप एक बार हल्का सा भाव दिखाइए उनको, सिर्फ वो घुटनों के बल पे आ जाएंगे आपसे माफी मांगने के लिए और आपको इतना रिझाएंगे कि किसी तरह से हमारे पास बना रहे। क्योंकि इस मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर इज द किंग, नॉट द प्रोड्यूसर, नॉट द डिस्ट्रीब्यूटर। एक जमाने में हवाई जहाज का मतलब केवल एक था, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। फ्लाइट बुक करनी है, फ्लाइट्स कम हैं, आप फ्लाइट में जाएंगे तो बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि आप किसी से कहेंगे पानी पिला दो और वो घूरते हुए आपको देख के बोले क्यों पानी पिएगा भाई, घर से नहीं पी के आ सकते थे। क्योंकि चॉइस नहीं है, आपको जाना है, गालियां खानी है और यात्रा करनी है। अब चॉइस है, 10 तरह की एयरलाइंस हैं, रेट का कंपटीशन चल रहा है, आपने अपनी सुविधा से रेट चुना और फिर वहां जाने के बाद आपने कहा थोड़ा ज्यादा स्पेस वाली सीट चाहिए, 500 रुपए दिया, जाके बैठ गए, सब सुविधाएं। और जहां किसी ने गलत किया, ट्वीट किया कि मैं इस एयरप्लेन से आया, इसमें सब गलत बर्ताव किया गया, उसके मालिक घुटनों के बल पे आके आपसे माफी मांगे ट्विटर पे ही। कितनी धौंस है हम लोग की आजकल। ये किसी जमाने में नहीं थी।
आज से 25-30 साल पहले जब राज्य का एकाधिकार था सेवाओं पर, ऐसी धौंस किसी की नहीं थी, बड़ी हालत खराब होती थी। और जब प्राइवेट सेक्टर ने वेस्ट में ये सब करना शुरू किया तो एक मॉडल आया कि जब प्राइवेट सेक्टर अच्छी सर्विसेज दे सकता है तो सरकार क्यों नहीं दे सकती भाई? सरकार अगर चाहे तो अपने जो बेनिफिशियरीज हैं, क्लाइंट्स हैं, सिटीजन्स, नवोदारवाद कहता है कि राज्य एक सर्विस प्रोवाइडर है। वो क्या सर्विस देता है? लॉ एंड ऑर्डर, वेलफेयर, ये सर्विसेज है। और जनता या नागरिक जो है वो एक लाभार्थी है, उपभोक्ता है, क्लाइंट है। जैसा बर्ताव एक सर्विस प्रोवाइडर अपने क्लाइंट से करता है ना, वैसा बर्ताव राज्य को नागरिक के साथ करना चाहिए। और वो कब होगा? जब सर्विसेज ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, समय सीमा के अंदर हो, यदि सर्विस गलत हो तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सके, सर्विस प्रोवाइडर को चेंज भी किया जा सके। और 1992 के आसपास ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर एक कंसेप्ट लेकर आए जिसका नाम था सिटीजन चार्टर। दुनिया भर में ऐसा फैला कि सबने उसको अपना लिया, भारत ने भी अपनाया। सिटीजन चार्टर का मतलब है किसी भी ऑफिस में आप जाएंगे तो वहां लिखा होगा बड़ा बड़ा कि इस ऑफिस में क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, कितने टाइम में मिलती हैं, ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं। जब वो भी सफल नहीं हुआ तो हम क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी का मैकेनिज्म लेकर आए और हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक कंसेप्ट बनाया सेवोत्तम, कि जो सरकारी ऑफिस इन 3 पैरामीटर्स पे सही उतरेंगे उनको हम एक मानक देंगे सेवोत्तम नाम का, कि यहां सेवाएं ठीक तरीके से दी जाती हैं। सूचना का अधिकार आया क्योंकि सरकारी अधिकारी आमतौर पर सूचनाएं देने में यकीन नहीं रखते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का बहाना लगाते हैं। तो सूचना के अधिकार अधिनियम में साफ साफ लिखा गया कि अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हुआ सूचना के अधिकार और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बीच में, तो सूचना का अधिकार डोमिनेट करेगा, ना कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट डोमिनेट करेगा। एक बार नहीं 2 बार लिखा गया उस एक्ट के अंदर। ये सारी कोशिशें पिछले 20-25 साल में किस चीज की हैं? क्योंकि उदारीकरण होने से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हुआ, भारत के बहुत लोग विदेश जाने लगे। जब विदेश गए तो देखा कि वहां की सरकारें कैसे काम करती हैं, बहुत एफिशिएंट है। हमारी सरकार वैसी क्यों नहीं हो सकती है? तो उन लोगों ने खूब लिखना शुरू किया। प्राइवेट सेक्टर से सरकार का कंपटीशन शुरू हुआ। टेलीकम्युनिकेशन में प्राइवेट और सरकार साथ साथ जब आमने सामने आ गए, पेट्रोल पंप में सरकार प्राइवेट आमने सामने जब आने लगे, तो लोग कहने लगे, मुहावरा बन गया कि ये काम नहीं करेगा, सरकारी है। इन मुहावरों से सरकार को लड़ना था, कौन लड़ेगा? ब्यूरोक्रेसी लड़ेगी और कौन लड़ेगा? और इसलिए पिछले 20-25 साल में दुनिया भर के देशों में, इंक्लूडिंग हमारे देश में, ये कोशिश हुई कि ब्यूरोक्रेसी इतनी एफिशिएंट हो कि जो काम जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए तुरंत मिले। वो एक क्लाइंट है, उस तरह से उसका सम्मान होना चाहिए। सरकारी ऑफिस में आके गालियां ना खाए, बिजली का बिल जमा करने गया है, पैसा लेके गया है, वहां गालियां भी खा रहा है, पैसे भी मिल रहे उससे, ये सब ना हो। पासपोर्ट बनवाने के लिए 6 घंटे लंबी लाइन में लगने के बाद किसी दलाल को 2000 रुपए देके पासपोर्ट बनेगा, ये हालत ना हो। और तब हमारे समाज ने, हमारे राज्य ने बहुत कमाल के परिवर्तन किए। मुझे ध्यान है कि आज से 20 साल पहले मैं जब पहली बार पासपोर्ट बनवाया, दर्दनाक अनुभव था। पासपोर्ट बनवाने के दौरान मुझे लगा कि विदेश जाने का विचार ही छोड़ देता हूं, इतना खतरनाक एक्सपीरियंस था। लेकिन जब 10 साल पहले मैं उसको रिन्यू करवाने गया, इस बीच में काफी चेंज हो चुका था। पता लगा कि पीएस के नाम की जगह वहां जाना है, पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना है। तो मैं वहां गया, ऑनलाइन बुकिंग हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऑनलाइन बुकिंग भी होती है इसकी, टाइम स्लॉट मिल गया, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है सब कुछ हो गया, फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो मैं वहां गया, आईटीओ के पास पीएसके में गया, तो एक आदमी बाहर बैठा था। मैंने कभी पीएसके में जाने, बोले हाँ यहाँ से अंदर जाइए। मैं अंदर गया, मैंने माहौल देखा, बाहर वापस आ गया। मैंने कहा नहीं नहीं पीएसके जाना है, पासपोर्ट बनवाना है। बोला यही है जी। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर एसी लगा हुआ था। इतना ही नहीं, वहां कुछ लोग अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। मैंने कहा ये नहीं हो सकता भाई। फिर जब उस व्यक्ति ने 3-4 बार कहा, बोला सर कईयों को डाउट होता है लेकिन सच में यही बनता है, आप जाइए अंदर। मैं गया, मैंने बड़ी हिम्मत से एक वो जो केबिन्स होते हैं वहां छोटे छोटे,
क्यूबिकल्स बोलते हैं उनको ना। एक क्यूबिकल में एक कोई व्यक्ति बैठा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पासपोर्ट यही बनता है? बोले हाँ सर यही बनता है। बैठिए। अब तीसरा डाउट, उसने कहा बैठिए। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरकारी ऑफिस में कोई कहेगा बैठिए। फिर बैठा, मैंने कहा कहाँ जाना होगा? बोले सर कहीं भी हो जाएगा, यही कर लेते हैं। आप समझ रहे, झटके में झटके लगते जा रहे हैं। फिर उसने कुछ कुछ किया, बायोमेट्रिक कुछ मार्क्स लिए, सब कुछ किया। आधे घंटे बाद सर हो गया, बस एक बार ऊपर जाना है, वहां बस आपको एक बार वो अधिकारी हैं टेस्ट करेंगे, फिर आपका काम हो गया पूरा। मैं इतना खुश हो चुका था, मुझे साक्षात स्वर्ग की अनुभूति हो रही थी कि मैं जन्नत में आ गया हूं। फिर मैं ऊपर गया, वहां एक लंबी लाइन थी। तब तक मैंने दो चार लोगों से पूछा, वो भी डाउट में थे। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया कुछ नहीं सर, ये प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स कर दिया है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ये मामला है। तो अभी सरकार नहीं कर रही, प्राइवेट कंपनी कर रही है, और टीसीएस के पास शायद वो काम था। तो मैंने कहा अब क्या करना? बोले अब जो फॉरेन मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं वो आपसे बात करेंगे, बस चेक करेंगे कि डिटेल सही है कि नहीं है, फिर ठप्पा लगा देंगे तो हो गया। मैंने ठीक है। वहां नंबर 1 घंटे बाद आया, तो मुझे कुछ कुछ होम फीलिंग होने लगी कि मैं अपने घर में ही हूं। अंदर गया तो मैं हरियाणा से हूं, साक्षात एक हरियाणवी देवदूत बैठा हुआ था अंदर। हरियाणा में सबसे अच्छी बात है कि वहां सम्मान सूचक शब्द है ही नहीं हमारी भाषा में। ना, ना, ना ऐसा शब्द है, ना ऐसा भाव है। तो वहां मैं गया, मैं तो नीचे वाले भाव में था कि बहुत सम्मान से बात होने वाली है। तो वहां मैं गया, मुझे लगा बैठने को बोलेंगे, तो उन्होंने बोला। उनका पहला सवाल था क्यों जाना बाहर? बोले बाहर क्यों जाना चाहते हो? तो मैंने कहा घूमने के लिए जाना है। तो 2-3 बार ऐसी ऐसी बात बोल के फोटो मिलाई अच्छे से, तू ही है ना, तू ही है ना? मैंने कहा मैं ही हूँ भाई, मैं ही हूँ। मैंने बोला ठीक है जाओ, ठप्पा लगाया जाओ। तो मुझे भरोसा हुआ कि नहीं, मैं अपने देश में ही हूँ और वो संक्रमण चल रहा है। एक दिन में थोड़ा चेंज होता है, चेंज धीरे धीरे होता है। एक दिन में कहाँ चेंज होता है, समय लगता है चेंज होने में। ब्यूरोक्रेसी का कैरेक्टर कैसे चेंज होता है, इसका एग्जाम्पल पिछले 10-20 साल में अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया? पासपोर्ट बनाना आसान कर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस जब मैंने पहली बार सोचा बनवा लूं, और मैं हरियाणा में था, तो मैंने उनसे पूछा कैसे बनता है? बोले नाम बता दो भेज देंगे। तो मैंने कहा नहीं आना तो होता होगा, गाड़ी चला के। अरे क्या गाड़ी चलाओगे, नाम भेज दो। फिर पता लगा इतना ही नहीं है, आप देश में किसी भी जिले से बनवा सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। बस आपको नाम बताना है और एक तय राशि देनी है, बन किया जाता है। ड्राइविंग टेस्ट कुछ नहीं होता है। तो उस समय ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, मेरे अपने जिले से बना, बाहर से नहीं बना। और वो बना 40 की उम्र तक के लिए, क्योंकि तब नया कंसेप्ट है कि 40 की एज तक के लिए बनेगा, क्योंकि 40 में आदमी थोड़ा सा उसको देखने में दिक्कत होती है, फिर से टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं दिल्ली का निवासी हो गया, तो मैं दिल्ली के ऑफिस में गया इसी भाव से कि जाना है, बन जाएगा। तो मैंने जाके लाइसेंस बनवाना है, तो पता लगा कि ऐसे नहीं बनता है, टेस्ट होता है। वो भी 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है कंप्यूटर पे, एक होता है चला के दिखाना होता है। मुझे उम्मीद थी कि मैं वहां लाइन में खड़ा हुआ, कोई ना कोई साइड से आके बोलेगा मेरे टेस्ट के हो जाएगा, आ जाओ साइड में। पर कोई नहीं आया। टेस्ट की डेट आई। टेस्ट क्या है, कंप्यूटर पे आपको जाना, 10 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन भी क्या पूछते हैं, अगर ऐसा एरर है तो कहां मुड़ना है, इस तरह के सवाल पूछते हैं, मुश्किल सवाल नहीं पूछते। तो मुझे तो बच्चों वाला टेस्ट होगा। मैंने बाहर देखा, उसके 10-20 लोग वहां पर एक किताब को वैसे ही पढ़ रहे जैसे यूपीएससी के एग्जाम से पहले बच्चे पढ़ते हैं। मैं घबरा गया, मैंने कहा क्या टेस्ट है अंदर? एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, बोली आपका पहला अटेम्प्ट है? तो मैंने पूछा इसमें भी अटेम्प्ट होते हैं क्या? बोली हाँ, मेरी मम्मी का 7वां है। और एक महिला थोड़ी दूर धार्मिक भाव से किताब पढ़ रही है, और साथ में वो धार्मिक कुछ कृत्य ऐसे ऐसे कर रही है कि हे भगवान इस बार करवा देना किसी तरह से। तो मुझे घबराहट हुई, क्या टेस्ट होता होगा। तो अंदर गए, अलग अलग कंप्यूटर है। मैं देख रहा था कि कहाँ खेल हो सकता है। कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ है, तो वहां भी खेल नहीं हो सकता। हर कंप्यूटर के सामने कैमरा लगा हुआ है,
आप जैसे कंप्यूटर पे जाएंगे सबसे पहले आपकी फोटो आपको दिखेगी उस पर, तो तय हो गया कि आप ही बैठे हुए हैं। फिर क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चन ठीक करने हैं लगभग 10 में से। जैसे 6 ठीक होंगे टेस्ट बंद हो जाता है, उसमें टॉप नहीं करना होता। मतलब अगर पहले 6 ठीक हो गए 7वां आएगा ही नहीं, बोलेगा हो गया आप जाओ। तो मेरा शायद 7वें 8वें में 6 हो गए, तो उसमें आ गया कि आपका हो गया जाओ। तो आसपास लोगों ने इस भाव से देखा क्या बात है यार, आपका तो हो गया। मुझे पहली बार लगा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना इतना ट्रांसपेरेंट काम हो सकता है। फिर बाहर गया, मैंने कहा क्या करना है, बोले आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। 2-3 दिन के बाद बोला कि एक बाइक और एक कार लेके आ जाना। तो फिर मैं पहुंचा उस दिन बाइक और कार लेके। मैंने अकेले कैसे लेके जाऊंगा, 1-2 लोग साथ में थे। तो बोले कार चला के दिखाओ, तो कार चला के दिखाई तो कार पास हो गया। अच्छा वहां कैमरा लगा हुआ है, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो रिकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में अटैच होने वाली है, ताकि बाद में जब सवाल उठे तो रिकॉर्डिंग दिखाई जा सके कि ये इस व्यक्ति की ड्राइविंग की रिकॉर्डिंग है पूरी की पूरी। ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है प्रशासन में, तकनीक से। फिर बोले बाइक से जाओ, मैं बाइक से गया। आगे से मुड़ के आना था, एक जंगल जैसी जगह थी। आया वापस तो बोले आप फेल हो गए। तो जबकि मैं गिरा भी नहीं था, बाइक से मैं आराम से आ गया था, बाइक का मेरा अच्छा खासा अनुभव था। तो मैंने पूछा कि क्यों फेल हो गए, बोले अपने इंडिकेटर नहीं दिया। जंगल के अंदर घूम के आना था ऐसे। मैंने कहा इंडिकेटर किसको देता मैं तो बोले ये सब नहीं पता हमें, रूल इज रूल। तो फिर 1 महीने बाद फिर गया मैं, फिर बाइक चलाई। इस बार मैंने इंडिकेटर सहित दिया, अच्छे से दिया सब कुछ। मक्खी भी मिली तो मैंने इंडिकेटर दे दिया उसको कि भाई तुम टेंशन मत लेना। और फिर ड्राइविंग लाइसेंस मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम सड़क पर बाकी लोग भी इस परीक्षा से गुजर के आ रहे होंगे। वरना सड़क पे हमेशा ही खतरा होता है कि 100 में से 90 का लाइसेंस घर पे आया होगा।